अस्सलाम वालेकुम बाबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द फाइनल एंड लास्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। भाई हमने प्रीवियस क्लास में वेक्टर की जितनी भी थ्योरी थी, जितने भी टॉपिक थे वो कवर कर लिए थे, और ये जो आखिरी लेक्चर में बना रहा हूँ वो आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा उन टॉपिक के साथ रिलेटेड जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किए। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम एमसीक्यूज के थ्रू जाते हैं। हेडिंग दी हुई है मैंने, एमसीक्यूज डिस्कशन। ठीक है मेरे बच्चे, हर एक एमसीक्यूज अलग अलग टेक्निक के साथ होगा, अलग अलग ट्रिक के साथ होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले एमसीक्यूज खुद ट्राई करना है, देखें कि आपने मेरे लेक्चर से कितनी चीजें गेन की है। ठीक है, या डिफरेंट बुक्स पढ़कर। लेकिन अगर आपको कोई डाउट होगा या कोई इशू होगा तो मैं इन एमसीक्यूज में सॉल्व करता जाऊंगा। तो चलें हम पहले पहले एमसीक्यूज की तरफ आते हैं मेरे बच्चे। पहला पहला एमसीक्यू कहता है द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर है जिसका एक्स और वाई कंपोनेंट दिया हुआ है, वो कितना है बेटा? 3 and 4। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज 5। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 है, तो बताएं उसका जेड कंपोनेंट क्या है। तो मेरे बच्चे हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। सोल्यूशन में हम कहेंगे कि जो वेक्टर है उसको स्पेस में कितने डायमेंशंस होते हैं? 3, मतलब 3 कंपोनेंट्स होंगे। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ढूंढने का ये फार्मूला है। और सपोज कर लें कि ये जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए। वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड ए से हमने लिखा है। अब ए की वैल्यू गिवन है, यानी कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की विच इज 5, जिसमें एक्स कंपोनेंट 3 है और वाई कंपोनेंट 4 है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर मैं 5 लिखूंगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टेप वाइज देखते जाइएगा काइंडली। 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 प्लस जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर्स बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर लें। इस साइड 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 प्लस 16 भी 25 हो गया, स्क्वायर रूट में खत्म हो गया, प्लस जेड स्क्वायर। 25 प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। बोथ गेट कैंसिल, जवाब 0 आया। तो जेड का आंसर भी क्या आएगा मेरे बच्चे? जेड का आंसर भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो जेड का आंसर 0 है, द आंसर विल बी ए देयर। सर ये आपने सॉल्व किया, इसमें कम से कम 10 सेकंड लग गए, हम इसको डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मेरे बच्चे 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 आता है, तो ये तो दोनों सोल्यूशंस हो गए। इसका मतलब है कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है इसमें, यानी कि जेड की वैल्यू हमें क्या टिक करनी थी? 0 के बराबर। बैक टू नेक्स्ट एमसीक्यू मेरे बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यू कहता है द एंगल व्हिच वेक्टर दिस वन। एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर बेटा? वेक्टर ए, जो गिवन है 3i प्लस 6j प्लस 2k। बताएं कि कौन सी एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से कौन सी एंगल बना रहा है। तो मेरे बच्चे रेजोल्यूशन वाले टॉपिक में आपको याद होगा कि ए एक्स बराबर होता है ए कॉस थीटा के। अगर मुझे ये एंगल मालूम करनी है तो ए मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। अब इसका एक्स कंपोनेंट यानी कि आई का कोएफिशिएंट व्हिच इज 3, तो ए एक्स की वैल्यू हमें गिवन है, ए एक्स की वैल्यू 3 है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है मेरे बच्चे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा अंडर रेडिकल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे एंड 2 का स्क्वायर कर देंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 9 प्लस 36 प्लस 4, टोटल मिला के जो एडिशन आएगी वो आएगी 49, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 7। तो मेरे बच्चे जो cos थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा? ax। ax में कितनी वैल्यू मैंने बताई? 3। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ a क्या निकाला? 7 देयर। अगर एंगल चाहिए तो cos उस साइड लेके जाए, तो इट बिकम cos इनवर्स 3/7। लिखा पड़ा है cos इनवर्स 3/7। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यही सेम क्वेश्चन आपको दिया जाए अलोंग y एक्सिस, तब आपने क्या करना है? ay इज इक्वल टू a sin थीटा। अब ay की वैल्यू क्या रखनी है आपने? ay की वैल्यू 6 रखनी है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये जो क्वेश्चन है वो इन मेथड के साथ किए जाएंगे जी, इनको नोट करें। हम नेक्स्ट एमसीक्यूज पर आएंगे अभी जी मेरे बच्चे। हम मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाएंगे। पीछे बोर्ड में हमने 2 एमसीक्यूज किए, यहाँ पर भी 2 एमसीक्यूज करेंगे। एमसीक्यू नंबर 3 कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी सी। ये कोई कांस्टेंट डिजिट है, कोई कोएफिशिएंट भी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। द वेक्टर इज दिस वन मेरे बच्चे। वेक्टर क्या गिवन है? वेक्टर p गिवन है व्हिच इज इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck।
बिकम्स नॉर्मल टू वाई एक्सिस। अच्छा, नॉर्मल का क्या मतलब होता है मेरे बच्चे? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। नॉर्मल का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। मतलब ये कह रहा है कि ए बी सी की क्या पॉसिबल वैल्यूज होनी चाहिए, ए बी सी मतलब आई का कोएफिशिएंट, जे का कोएफिशिएंट और के का कोएफिशिएंट, क्या पॉसिबल वैल्यूज होने चाहिए कि ये पूरे का पूरा जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो वाई एक्सिस से। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस कैसे? मिसाल के तौर पर ये वो तीन एक्सिस है मेरे बच्चे, एक्स वाई जेड, तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर हो ऐसे, इस तरीके के साथ वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो। अब बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, अगर वो वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, अगर वो वाई एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है मेरे बच्चे, y के साथ पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है कि x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मतलब जो a होगा वो नॉन जीरो होगा। उसके बाद z की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी क्योंकि वो 3 डायमेंशन में बन रहा है, इसका मतलब है कि जो c की वैल्यू है वो नॉन जीरो है। लेकिन यहाँ पर जो b की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी जीरो। b की वैल्यू क्यों जीरो है? क्योंकि वो परपेंडिकुलर किसके साथ है? परपेंडिकुलर है y एक्सिस के साथ, मतलब y एक्सिस की वैल्यू नहीं होगी, बाकी जो दो कंपोनेंट्स बचेंगे उनकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो ऐसा कोई हम ऑप्शन देख लें जिसमें ए नॉन जीरो हो, बी जीरो हो और सी नॉन जीरो हो, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अगर यही क्वेश्चन आपको कहा जाए ना नॉर्मल टू एक्स एक्सिस, तब आपने क्या करना है? तब आपने ए जीरो करना है, बी और सी नॉन जीरो करना है। अगर यही कहे नॉर्मल टू जेड एक्सिस मेरे बच्चे, तो नॉर्मल टू जेड एक्सिस में ए जो है वो नॉन जीरो करना है, बी नॉन जीरो करना है और सी जीरो कर देना है जब नॉर्मल आ जाए, पैरेलल नहीं नॉर्मल। तो इस आइडिया तक हम इनको रिलेट करेंगे। अच्छा, मैं ट्रिक्स बताता जा रहा हूं, एमसीक्यू ध्यान रखते जाइएगा। अगर यही वर्ड होता पैरेलल टू वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसका जवाब क्या होता कि भाई वाई नॉन जीरो है लेकिन एक्स और जेड जीरो है। तो अगर पैरेलल हो जाता तो मैं कहता बी नॉन जीरो, ठीक है, जो है सॉरी, जो बी है वो नॉन जीरो है और जो ए और सी है वो जीरो है जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, फॉर दैट रीजन ये आइडिया रिलेट किया मैंने। एमसीक्यूज नंबर 4 देख लें, इसको ध्यान में रखते जाइएगा, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते जाइएगा। एमसीक्यूज नंबर 4 है मेरे बच्चे कि if a is given in this vector 2/3i plus 1/3j plus xk, ये पूरे का पूरा क्या है मेरे बच्चे? यूनिट वेक्टर। तो बताएं x की वैल्यू क्या है? जब मैंने यूनिट वेक्टर की थ्योरी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था का यूनिट वेक्टर इज द वन हुज मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस पूरे का मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, किसका मैग्नीट्यूड मेरे बच्चे? स्क्वायर रूट ऑफ ये जो पूरा गिवन वेक्टर है 2/3 स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, प्लस 1/3 इसका भी स्क्वायर करेंगे, प्लस के का कोएफिशिएंट क्या है मेरे बच्चे? x, उसको भी स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल टू 1। देखते जाइएगा स्टेप वाइज। 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है मेरे बच्चे। उसके बाद रूट खत्म करना है क्योंकि x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 4/9 प्लस 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देयर। अच्छा, यहां पर हम एलसीएम निकाल सकते हैं 4/9 प्लस 1/9 की। अगर इन दोनों की एलसीएम निकालेंगे तो 9 निकलेगी। 4 प्लस 1 कर दें तो क्या जवाब आएगा? 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये दोनों ऐड किया हमने, ये हो गया 5/9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्लस का है, 5/9 उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस 5/9। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम निकाले 9, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, ये 9 माइनस 5 हो गया, 9 माइनस 5 करेंगे तो 4/9। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम? स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का होगा 3, यानी x की वैल्यू क्या आई? 2/3। तो करेक्ट आंसर विल बी बी। मेरे बच्चे, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो? 1 के। तो मैंने पूरे का मैग्नीट्यूड निकाला, उसके बाद हम बेसिक मैथमेटिक्स की और मैथमेटिक्स के बाद मैंने आंसर निकाला तो x की वैल्यू आई 2/3। तो होप सो कि आपको ये दो एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। जल्दी से नोट कर ले तो हम मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, हम मजीद दो एमसीक्यूज की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, एमसीक्यू है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर। अभी मैंने पीछे बताया कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो मेरे बच्चे? उस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो। तो हम स्टेप वाइज करेंगे कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा वही यूनिट वेक्टर कहलाएगा। समझते जाइएगा। ऑप्शन ए है 2/3i
2/3j प्लस 2/3k। इसका मैग्नीट्यूड निकाले मेरे बच्चे, 2/3 का स्क्वायर करेंगे i के कोएफिशिएंट का, फिर 2/3 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसी तरीके के साथ z के कोएफिशिएंट का भी स्क्वायर करेंगे 2/3 स्क्वायर। मेरे बच्चे ये हो गया 4/9, ये भी हो गया 4/9 और तीसरा डिजिट भी 4/9 हो गया। अच्छा एलसीएम निकालें तो एलसीएम निकलेगी 9, ऊपर से हुआ 4 + 4 + 4, तो ये आया 12/9 यानी कि नॉट इक्वल्स टू 1। जाहिर सी बात है इसका जवाब 1 नहीं आएगा ना। 12 को अगर हम डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे 9 के साथ, तो एक जवाब नहीं आएगा, जाहिर सी बात है, यानी कि ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो ऑप्शन ए वुड बी नॉट द करेक्ट आंसर। देखते जाइएगा, मैं बिठाता जाऊंगा ना, ठीक है। उसके बाद और दूसरा ऑप्शन देखें, दूसरे ऑप्शन में कह रहा है कि जो i का कोएफिशिएंट है वो 2/5 है, तो मैं 2/5 को स्क्वायर करूंगा मेरे बच्चे। उसके बाद y का कोएफिशिएंट क्या है, j का 3/5, तो उसको स्क्वायर किया जाएगा, प्लस उसके बाद क्या है मेरे बच्चे 7/5, तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो चलें अब 2/5 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 5 का हो जाएगा 25, फिर 3/5 करेंगे तो हो जाएगा 9/25, फिर 7/5 करेंगे तो ये हो जाएगा 49/5 मेरे बच्चे, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आएगी, एलसीएम आएगी 25 एलसीएम आई, ऊपर से बचा 4 + 9 + 49, ठीक है मेरे बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी 1 के बराबर नहीं आएगा। जैसे इन तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ गई ना, 49 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 58 और 4 ये हो जाएगा 62, यानी कि 1 के बराबर नहीं आया, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी देखें, ऑप्शन सी में जो i का कोएफिशिएंट है वो क्या है 6/7, तो 6/7 को स्क्वायर करेंगे, प्लस j का कोएफिशिएंट क्या है -2/7, तो माइनस के साथ इसको स्क्वायर कर देंगे, प्लस k का कोएफिशिएंट है 3/7 स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखें मेरे बच्चे, ये हो जाएगा 36/49, प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4/49, प्लस 3 का हो जाएगा 9 और 7 का हो जाएगा 49। एलसीएम निकालें तो एलसीएम होगी 49, ऊपर से होगा मेरे बच्चे 36, 4 और 9, ये तीनों आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49। 49/49 की टेबल 1 टाइम जाएगी, 1 का स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई? तो अगर कहीं पर भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो वो यूनिट वेक्टर होगा और दूसरे यूनिट वेक्टर नहीं होंगे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंगल हमें मालूम करनी है मेरे बच्चे किसके बीच में, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है। अच्छा इसको वैसे दो तरीके के साथ सॉल्व किया जाता है, अगर एक्चुअल मेथड के साथ जाएंगे तो फार्मूला बता देता हूं, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a डॉट b डिवाइडेड बाय ए बी। ये जो दो वेक्टर्स गिवन है, ये a और b है, तो पहले दोनों की डॉट सॉल्व करनी है, डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड्स, उनके मैग्नीट्यूड के साथ उनको डिवाइड कर देना है। लेकिन मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहूंगा इसको, देखिएगा अभी। सपोज करने के जो पहला है ये वेक्टर a है, ये है 2i + 3j + 5k। दूसरा वेक्टर b है मेरे बच्चे कौन सा, 10i + 15j + 25k। अब ये जो नीचे वाला वेक्टर है ना, ऊपर वाला बन सकता है। कैसे बन सकता है, अगर हम 5 कॉमन लें, अगर 10 में से 5 कॉमन लें तो 2i, 5 की टेबल 10 पर 2 मरतबा जाएगी, प्लस 5 की टेबल 15 पर जाएगी 3 टाइम्स तो 3j, प्लस 5 की टेबल 25 पर जाएगी तो 5 टाइम्स देयर। अब ये देख लें 2i + 3j + 5k, 2i + 3j + 5k, यानी x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, z भी पॉजिटिव, नीचे वाले में भी तीनों पॉजिटिव। तो मेरे बच्चे अगर तीनों का x सेम है, मतलब सेम वैल्यू में है, पॉजिटिव में, और तीनों अगर सपोज नेगेटिव में होते तो तीनों नेगेटिव में होते, तो अगर तीनों का डायरेक्शन सेम है तो मैं क्या कहूंगा कि ये वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और अगर पैरेलल होंगे तो एंगल क्या बनती है मेरे बच्चे, 0 डिग्री। तो ये टेक्निक भी हम यूज करते हैं इस एमसीक्यू में, अगर टाइम बचाना है तो ये टेक्निक है, ठीक है। तो दोनों की आई भी सेम साइन में, जे भी सेम साइन में, और के भी सेम साइन में। तो फॉर दैट रीजन मैंने बताया कि वेक्टर्स पैरेलल है, और पैरेलल में एंगल क्या बनती है मेरे बच्चे, 0 डिग्री। तो होप सो कि आपको ये दो एमसीक्यूज भी समझ में आ गए होंगे। नोट कर लें तो हम मजीद एमसीक्यूज की तरफ जाएं। जी मेरे बच्चे, चलें हम मूव ऑन करते हैं कुछ मजीद एमसीक्यूज के ऊपर। कहता है कि एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट ऑफ P + Q एंड P - Q इज, एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर P + Q और P - Q का रिजल्टेंट है। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, उसके बाद एंगल बनाएंगे। तो मेरे बच्चे अगर P + Q और P - Q का रिजल्टेंट बनाए, रिजल्टेंट का मतलब है एडिशन ना, P - Q,
तो ये हो जाएगा P और P आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2P, ये प्लस का Q माइनस का Q गेट कैंसिल। तो मेरे बच्चे जो वेक्टर का रिजल्टेंट बना वो क्या बना P, और जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है P। ये 2P है, ये P है। फर्क ये है कि 2P P का डबल है, लेकिन है तो P ना, मतलब डायरेक्शन सेम हुआ। अगर वेक्टर P ये है तो 2P जाहिर सी बात है ये होगा, तो डायरेक्शन फिर भी सेम है। ये वही टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर बाय वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, डायरेक्शन सेम होगा क्योंकि पॉजिटिव डिजिट है। सो अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो एंगल कितनी बनेगी मेरे बच्चे, 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर PQ। PQ पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताना है जो डैश है, जबकि P ये है और Q ये है। अच्छा सपोज करें कि ये एक पोजीशन वेक्टर है, स्टार्टिंग वाली पॉइंट है वो P है, वो क्या है 2, 3, 5, और जो Q है वो फाइनल पॉइंट है, वो क्या है मेरे बच्चे 4, 5, 6। मैंने आपको तरीका बताया था कि अगर दो पोजीशंस गिवन हो तो अगर हम उनका पोजीशन वेक्टर निकालें तो हम वो बराबर करेंगे R2 माइनस R1, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, ये पहले वैल्यू I की है, ये भी I की वैल्यू है, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2I में। उसके बाद मेरे बच्चे ये 5 है, ये 3 है, तो 5 से 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2J। ये 6 है, ये 5 है, तो 6 से 5 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1K। अब इसका निकालें मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, J का कोएफिशिएंट 2 है तो उसका भी स्क्वायर 4, और 1 का K का 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, तो 9 का अंडर क्या होगा मेरे बच्चे 3। देख लें करेक्ट आंसर लिखा पड़ा है B। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय दिस वन। एक बॉडी है जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 4t स्क्वायर I में, उसके बाद 3t J में, और उसके बाद 3K। हमें उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितने सेकंड्स के बाद में मेरे बच्चे, फॉर द इंटरवल ऑफ 1 सेकंड्स। अब जहां पर t की वैल्यू टाइम गिवन है वहां पर 1 सेकंड रखते जाए तो एक वेक्टर बनेगा। कैसे देखें, 4t की जगह पर 1 का स्क्वायर कर देंगे ये I में, फिर 3t की जगह पर 1 रख देंगे ये J में, फिर ये 3K सेम होगा, 4 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 into 1 becomes 4I, प्लस 3 into 1 becomes 3J, और प्लस 3 into K becomes 3K देयर। ये वेक्टर बन गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें मेरे बच्चे, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 और ये 9, उसके बाद 16 प्लस 9 प्लस 9, तो 16 प्लस 18 हो जाएगा, जवाब आ जाएगा 34। और 34 एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पर, तो चले अप्रोक्सीमेट में 5 कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ भाई 5.6 या 5.7 आएगा, तो ऑप्शंस में नहीं है तो आई मस्ट गो थ्रू 5 देयर ना, और 6 तो नहीं हो सकता क्योंकि 6 36 पर जाके मिलेगा, तो 5 पॉइंट समथिंग डिजिट होगा, तो मैं 5 के थ्रू जाना चाहूंगा। तो अगर ऐसे कोई क्वेश्चन गिवन हो इक्वेशन के बेसिस पर और हमारे पास कोई टाइम गिवन हो तो वो इन बेसिस पर किया जाएगा। आपने टाइम की वैल्यू रखनी है उस इक्वेशन के ऊपर, एक वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर के बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो होप सो कि आपको ये 2-3 एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। जी मेरे बच्चे, एमसीक्यू नंबर 10 कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस, नीचे कुछ फोर्सेस गिवन है, द रिजल्टेंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी 10 न्यूटन। आपने वो ऑप्शन बताना है जिसका रिजल्टेंट 10 न्यूटन नहीं निकलेगा, मतलब 3 ऐसे होंगे जिनका 10 निकल सकता है ऑप्शंस में, और एक ऐसा होगा जिसका 10 न्यूटन नहीं निकल सकता, और आपने जो नहीं निकल सकता उसको टिक लगाना है। चलिए अब यहाँ पर टेक्निक क्या है, यहाँ पर इनकी टेक्निक होती है मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट के लिए। आपको याद होगा मैक्सिमम के लिए मैंने बताया था कि वेक्टर्स को ऐड करना है और मिनिमम के लिए सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 और 20 को ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, ऑप्शन बी में 35, और 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जवाब आएगा 5 न्यूटन। अब देख लें जो 10 है वो 35 और 5 के बीच में है ना, तो ये चीज नहीं हो सकती, मतलब 10 ऑप्शन निकलेगा यहां से, ये जो 10 है ना 10 न्यूटन ये ए में से निकलेगा, लेकिन हमें वो बताना है व्हिच कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद यहां पर भी यही लॉजिक लगाना है, 10 और 10 का मैक्सिमम कितना निकलेगा 20 न्यूटन, 10 और 10 का मिनिमम क्या निकलेगा 0, माइनस करने से 0 और 20 के बीच में भी 10 है तो ये भी मैं टिक नहीं करूंगा। 5 और 12 करके देख लें, 5 और 12 को ऐड कर दिया तो 17 न्यूटन, 12 में से 5 को माइनस किया तो कितना जवाब आएगा, जवाब आया 7 न्यूटन। तो 7 और 17 के बीच में 10 आता है, यानी कि ये भी मैं टिक नहीं करूंगा। 12 और 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 12 में से 1 गया तो ये क्या हो गया 11 न्यूटन। हाँ 11 और 13 न्यूटन के बीच में 10 नहीं हो सकता।
और हमें एक ही ऑप्शन को टिक करना है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था ना व्हिच कैन नॉट बी, जो नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा व्हिच कैन बी पूछे तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 11 मेरे बच्चे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए कामा बी, ए कामा बी कोई कोएफिशिएंट है, उसमें एक वेक्टर दिया हुआ है ये वाला, दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ये वाला, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो। वेक्टर ए गिवन है मेरे बच्चे कौन सा, 3i प्लस 4j प्लस ए के, और वेक्टर बी गिवन है मेरे बच्चे कौन सा, 12i प्लस bj प्लस प्लस bj प्लस 20k। अब इसके लिए अच्छा कह रहा है कि ए और बी की क्या वैल्यू रखें, ए और बी की, तो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एक तो तरीका ये होता है कि रेसिप्रोकल देखें जिसमें जो है ना वो सेम कंडीशंस आ जाए तो पैरेलल बन जाएंगे, जैसे मैंने पीछे एमसीक्यू में समझाया था। लेकिन ये एमसीक्यू जैसे सॉल्व नहीं करेंगे, टेक्निक के साथ सॉल्व करेंगे कि वेक्टर्स जब भी पैरेलल होते हैं उनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है। मतलब एक वेक्टर के i का कोएफिशिएंट दूसरे वेक्टर के i के कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड देंगे, ठीक है, तकसीम दे देंगे। फिर इसी तरीके के साथ उसके y का कोएफिशिएंट दूसरे के y का कोएफिशिएंट मतलब j का कोएफिशिएंट, उनका तकसीम भी बराबर दे देंगे, और जो k का कोएफिशिएंट होगा वो भी बराबर देंगे। तो मतलब तीनों के कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। तो कैसे देख लें, b में i का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो ये मैंने ऊपर दे दिया। a में i का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो मैंने तकसीम कर दिया डिवाइड। अब ये बराबर होगा j के रेशो में, इस j के ऊपर क्या है b, मतलब कोएफिशिएंट b है, और इस j का कोएफिशिएंट क्या है 4, ठीक है मेरे बच्चे। अब यहां से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे बता रहा हूं, 3 का पारा 12 पर कितनी मर्तबा जाएगा, 4 मर्तबा, ये 4 डिवाइड कर रहा है, 4 उस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो b हो जाएगा 4 × 4, जवाब आया 16 माने कि 16। तो b की वैल्यू आपको मिल गई। अब अगेन देखिएगा, अच्छा अब मुझे किसकी चाहिए, a की वैल्यू, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये जो b था इस b को तकसीम दे देंगे इस 4 के साथ, और ये बराबर हो जाएगा, ये इसका जो 20 है इसको तकसीम देंगे इस a के साथ। b का आंसर क्या निकाला था हमने 16, तो b की जगह पर मैं लिखूंगा 16 डियर मेरे बच्चे, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 20 ओवर a। 4 का पहाड़ा 16 पर जाएगा 4 मर्तबा, 4 इस साइड लेके जाए, a इस साइड चला जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 20 ओवर 4। 4 का पहाड़ा 20 पर मर्तबा जाएगा 5 मर्तबा, 20 पर जाएगा 5 मर्तबा। सो एक ऐसा ऑप्शन देखें जिसमें a हो 5 और b हो 16, a हो 5 और b हो 16, लुक एट सी ऑप्शन। तो मेरे बच्चे जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके i j k के कोएफिशिएंट का जो रेशियो होता है ना, वो तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो तभी यहां पर भी मैंने यही टेक्निक यूज की, इन दोनों का कोएफिशिएंट इनके बराबर किया, यहां से b की वैल्यू निकल आई, और इनका कोएफिशिएंट फिर इनके बराबर किया, तो यहां से a की वैल्यू आ गई। आपका सवाल सर इसको इसके कोएफिशिएंट के बराबर करके देखते, तब भी जवाब सेम ही आता। तो वो आप पर डिपेंड है, आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पैरेलल कंडीशन आएगी तो i j k के जब हम कोएफिशिएंट का रेशियो निकालेंगे तो वो रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। होप सो कि आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होगी। जी मेरे बच्चे, एमसीक्यूज नंबर 12 है, टू इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वो किसी बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, टू फॉर्म अ रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर ऑफ वेक्टर, वो एक रिजल्टेंट बना रहे हैं जो वो भी उनके ही बराबर है। इसका मतलब है कि r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू b, देन एंगल बिटवीन वेक्टर्स विल बी। मैं चाहूंगा ये आप खुद सोचें कि अगर r a b तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्या कंडीशन बनती है कि वेक्टर्स कितनी एंगल बनाते हैं, 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स इज 26। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिलता है मेरे बच्चे, जब a प्लस b करते हैं मतलब एडिशन, और वो कितना आया, वो आया 26, देखते जाइएगा। एंड मिनिमम रिजल्टेंट इज 16, मिनिमम तब बनता है जब माइनस करेंगे वो आएगा 16। देन ईच वेक्टर इज, तो हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये दो इक्वेशंस बन गई, एक में b पॉजिटिव है एक में b नेगेटिव है। अगर दोनों को ऐड करूं तो b कैंसिल हो सकता है, दोनों को ऐड करें तो a और a हो जाएगा 2a, b खत्म हो गया, और 26 और 16 को ऐड किया जाए तो इसका आंसर बनेगा मेरे बच्चे, अगर 26 को 16 से ऐड किया जाए तो 42 देयर, ठीक है। a चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा, तो a बराबर हो जाएगा 42 ओवर 2, 2 का पारा 42 पर मतलब 42 का हाफ विच इज 21 देयर,
अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पर 21 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है ए, तो ए करेक्ट हो सकता है, लेकिन बी की वैल्यू भी निकालना चाहेंगे हम, तो ए का जवाब आया 21। और अगर यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन ले लें ऊपर वाली, मिसाल के तौर पर ये था कि a प्लस बी इज इक्वल टू 26, ए की जगह पर 21 रख लें, 21 प्लस बी इज इक्वल टू 26, प्लस का 21 उस साइड माइनस का हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 26 माइनस 21। अगर 26 में से 21 को माइनस करेंगे तो 5 जवाब आएगा। सो ए वुड बी द करेक्ट आंसर 21 एंड 5। एमसीक्यूज नंबर 14 कह रहा है वेक्टर ए मेक्स 30 डिग्री एंड वेक्टर बी मेक्स विद 120 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। दो वेक्टर्स हैं ए और बी, ए 30 डिग्री की एंगल बना रहा है जबकि बी कितनी बना रहा है 120। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ये गिवन है 3 एंड 4, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट विल बी। अच्छा ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का निकालना है, थोड़ा तरीका देख लीजिएगा कैसे है। मिसाल के तौर पर ये वही दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां से मैंने एक वेक्टर बना दिया वेक्टर ए जिसकी एंगल कितनी है मेरे बच्चे 30 डिग्री, तो इसने एक्स एक्सिस से 30 डिग्री की एंगल बनाई। बी कितनी बना रहा है 120, तो 120 कुछ ऐसे कर लेता हूं मैं, मतलब यहां से जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी 120। अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो टेल टू टेल और हेड टू हेड होगा। अब आइडिया ये है कि ये जो रिजल्टेंट यहां पर बना मेरे बच्चे, इसने यहां से कितनी एंगल बनाई, वो एंगल जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, किनका 120 और 30 का। तो 120 और 30 माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा 90 दिया। मेरे बच्चे वेक्टर ने जो रिजल्टेंट बनाई उसकी एंगल कितनी थी 90। अब जब वो 90 होती है तो शॉर्टकट याद अंडर रेडिकल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab cos 90 रखेंगे और cos 90 जीरो हो जाएगा। सो r इज इक्वल टू अंडर रेडिकल a के 3 दूसरा है 4, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 9 प्लस 16 25 और 25 का रेडिकल 5 दिया। सो करेक्ट आंसर विल बी डी दिया। मेरे बच्चे आइडिया ये था कि a 30 डिग्री की एंगल बना रहा है और b 120 की, रिजल्टेंट कितनी की बनाएगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। तो 120 माइनस करेंगे तो 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, और मैंने तब यहां पर वो 90 वाली कैलकुलेशन का फार्मूला रखा। तो होप सो कि आपको ये मजीद एमसीक्यूज दो जो मैंने समझाए अभी वो समझ में आ गए होंगे। जी मेरे बच्चे एमसीक्यूज नंबर 15 क्या कहता है, चलें इसको सॉल्व करते हैं। कहता है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट 60 न्यूटन। दो फोर्सेस हैं, उनके मैग्नीट्यूड का जो सम है F1 प्लस F2 वो कितना है 16 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज 8 न्यूटन, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है मेरे बच्चे 8 न्यूटन। वो जो रिजल्टेंट है वो परपेंडिकुलर है सिमालर फोर्स से। अब F1 और F2 दोनों में से कोई एक जो है वो सिमालर फोर्स होगा। मिसाल के तौर पर मैं F1 को एज अ सिमाल फोर्स कंसीडर करता हूं, F2 भी कंसीडर कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट है वो सिमालर फोर्स पर परपेंडिकुलर है, देखते जाएं। रिजल्टेंट कौन सा R। अब ये जो आखिरी लाइन बची ये वो तीसरा फोर्स होगा व्हिच इज F2 देयर, इसको हमने F2 कंसीडर कर दिया। अब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि F1 और F2 की वैल्यू क्या है, देखते जाइएगा स्टेप वाइज। अच्छा ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर मैं सीरीज मालूम करूं हेपाटिनियस पाइथागोरस थ्योरम वाली, तो हेपाटिनियस स्क्वायर मतलब F2 का स्क्वायर कर देंगे इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब F1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब R स्क्वायर। ये प्लस का F1 स्क्वायर उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो मेरे बच्चे R स्क्वायर किसके बराबर हो गया, R बराबर हो गया F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। देखते जाइएगा रिजल्टेंट किसके बराबर है 8 के, तो मैं 8 का स्क्वायर कर दूंगा F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। ये बन गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फार्मूला। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के दो ब्रैकेट्स बनते हैं, एक a प्लस b दूसरी a माइनस b, तो इसकी एक ब्रैकेट बनाएंगे F2 प्लस F1 मतलब एक बनेगी एडिशन की और दूसरी बनेगी सब्ट्रैक्शन की F2 माइनस F1। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इज इक्वल टू F2 प्लस F1, दोनों को ऐड किया तो क्या जवाब आया 16। अच्छा ऑर्डर चेंज हो सकता है कोई फर्क नहीं, F1 प्लस F2 है ये F2 प्लस F1 है, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा F2 माइनस F1। 16 मल्टीप्लाई कर रहा है इससे क्या करेगा डिवाइड, तो मेरे बच्चे जो F2 माइनस F1 है वो बराबर हो जाएगा 64 डिवाइड बाय 16। 16 डिकेबल 64 पर हाउ मेनी टाइम्स जाएगी, ये जाएगी 4 टाइम्स। तो हमने एक इक्वेशन बना दी, वो इक्वेशन ये हुई कि F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4 देयर, जबकि स्टार्टिंग में इक्वेशन क्या थी F2 प्लस F1, इसको मैं F2 प्लस F1 कह रहा हूं, ये बराबर है 16 के। दोनों को ऐड करें तो F1 F1 गेट कैंसिल आउट,
F2 और F2 को ऐड करेंगे तो 2F2, 4 और 16 ऐड करेंगे तो कितना जवाब आ जाएगा 20। F2 करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा तो 20/2, सॉरी 20/2, तो 2 का पहाड़ा 20 पर कितनी मरतबा जाएगा मेरे बच्चे, ये जाएगा 10 मरतबा। ऐसा कोई ऑप्शन जिसमें 10 है, देखिए यहाँ पर 10 बना पड़ा है, और किसकी वैल्यू निकाली हमने, F2 की। अब यही वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में रख लें F1 प्लस F2 में, तो F1 बराबर F1 ये हो जाएगा प्लस F2, F2 की जगह पर 10 लिख लेते हैं। F1 प्लस F2 किसके बराबर था 16, प्लस का 10 उस साइड जाएगा तो माइनस का, F1 हो जाएगा 16 माइनस 10, और अगर 16 माइनस 10 करेंगे तो कितना जवाब आएगा 6 देयर। तो वो ऑप्शन जिसमें F1 6 है और F2 10 है, तो करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 5 डाइंस आर, मेरे बच्चे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के दरमियान में जो एंगल बनती है वो एंगल बनती है 90, और जब 5 का रिजल्टेंट निकले तो मैंने पहले भी बताया था कि उनके जो दो कंपोनेंट्स होंगे वो कौन से होंगे, वो होंगे 3 एंड 4, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, 3 डाइन एंड 4 डाइन। अगर इनको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से निकालें तो 5 डाइन जवाब आएगा। अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, 25 का रेडिकल क्या आएगा मेरे बच्चे 5 डाइन देयर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ 5 डाइन्स आर 3 डाइन एंड 4 डाइन। अगर यही सवाल 10 देता है 10 डाइन, तो किसके थ्रू जाते 6 डाइन और 8 डाइन, 6 डाइन एंड 8 डाइन देयर। तो होप सो कि आपको ये एमसीक्यूज भी समझ में आ गए होंगे। मेरे बच्चे मैं इस लेक्चर को ये आखिरी एमसीक्यूज में फाइनल कर रहा हूँ, वीडियो लंबी होती जाएगी तो इसका पार्ट 2 जो है वो फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे। अदरवाइज अगर मैं पार्ट 2 अपलोड नहीं कर सका तो जो है वो एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, एक पीडीएफ में शेयर करूंगा, आपने वो डाउनलोड कर देना है और अपने बाकाया जो क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलें फिर देखते हैं बाद में क्या होता है। खैर ये एक एमसीक्यूज लिखा पड़ा है कि अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एक वेक्टर है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए है ए एक्स इज ग्रेटर देन एवर, मतलब एक्स और वाई कंपोनेंट की अरेंजमेंट है मेरे बच्चे। तो एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है, ए cos थीटा, ये हो जाएगा ए, और cos थीटा में हम क्या लिखेंगे cos 60 डिग्री। cos 60 क्या होता है मेरे बच्चे, cos 60 होता है 0.5, तो 0.5 ए, ये किसका आंसर आया, ये आया ए एक्स का। और जब हम ए वाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए sin थीटा, ए और यहाँ पर लिखेंगे हम sin 60 होता है 0.86 ऑफ ए। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ए वाई की वैल्यू ए एक्स से बड़ी है क्योंकि ये 0.86 है, तो मैं कहूंगा कि ए वाई इज ग्रेटर देन ए एक्स आर ए एक्स इज लेस देन ए वाई, सो द करेक्ट आंसर विल बी सी देयर, सी करेक्ट आंसर है। मेरे बच्चे यहीं पर इसी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका पार्ट भी बनाऊं, और अगर पार्ट भी नहीं बना सका तो वो बकाया एमसीक्यूज आपने खुद सॉल्व करने। तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो देखते हैं कि हम न्यू चैप्टर के थ्रू जाते हैं या इसी के एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। तो तब तक आपने इन चीजों को प्रैक्टिस आउट करना है, इस वीडियो को सही तरीके से समझना है। हर एमसीक्यूज एक अलग पॉइंट बता रहा है, और एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाए ये मैं टेक्निक बता चुका हूँ। तो काइंडली इनको लुक आफ्टर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।